तो हमारा जो टोमेटो वाला पोर्शन है वो आपको पहले करवाया था, जिसमें हम टोमेटो के बारे में बेसिक बातें कर रहे थे। अभी टोमेटो का काफ़ी सारा पोर्शन हमारा बाकी है। उसके थोड़े नोट्स अभी मेरे कंप्लीट नहीं है, तो उसको मैं पहले लिख के कंप्लीट करूँगा, फिर हम उसको आगे कवर अप करेंगे। फ़िलहाल जो है, जो सीड रेट है पर हेक्टेयर सारे के सारे क्रॉप के, उसका मैंने अभी शॉर्ट भी अपलोड किया था। और ये सारे के सारे क्रॉप हैं, इसमें वेजिटेबल है, सीरियल क्रॉप्स हैं, कुछ ऑयल क्रॉप भी हैं और एक आध फॉडर क्रॉप वगैरह भी हैं। बाकी मेनली वेजिटेबल्स भी हैं इसमें। जो क्रॉप रह गया होगा उसको बाद में कवर कर लेंगे, एक लिस्ट और बना के मैं अपलोड कर दूँगा। लेकिन तब तक ये जो सारे क्रॉप्स के रिस्पेक्टिव सीड रेट्स हैं या उनके सकर्स पर हेक्टेयर कितने लगने हैं या कितने प्लांट पर हेक्टेयर लगने हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो ये पूरा आपको याद करना है, ये पूरी लिस्ट है। पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा जैसे ये भी मैं डाल चुका हूँ, इसमें हर एक का दे रखा है। जैसे मिर्च का है 1 kg पर हेक्टेयर है, गाट गोभी, ब्रोकली, ब्रुसेल स्प्राउट, पम्पकिन है, वाइट गार्ड यानी कि पेठा, स्पंज गार्ड आपकी तोरई हो गई, रिज गार्ड चिचिंदी, बॉटल गार्ड लौकी, पॉइंटेड गार्ड परवल है, स्नेक गार्ड है, करेला है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है। तो इन सब के रेस्पेक्टिव सीड रेट दे रखे हैं। सारा याद करना है आपको अच्छे तरीके से। पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट भी अपलोडेड है। कल वीडियो वगैरह मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा जो है नोट्स वगैरह को तैयार कर रहा था। अगर यूट्यूब पे वैसे वीडियो नहीं आएगी तो मैं कोई बढ़िया शॉर्ट वगैरह डाल ही दूँगा, उससे आपको काफ़ी कुछ देखने सीखने को मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जिनमें हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि ये क्या है, ये क्या नहीं है। जैसे कि सीड रेट क्या होता है, सीड इंडेक्स क्या होता है, टेस्ट वेट क्या होता है। कई वेराइटीज़ के नाम क्या गया आपने देखा होगा, पूसा लगा रहता है, पूसा बासमती 51, पूसा बासमती ये, पूसा ज्योति और अलग अलग जो भी वेराइटीज़ होती हैं, कईयों के नाम के आगे पूसा लगा रहता है। तो वो क्यों लगा रहता है? कई वैरायटी के नाम के आगे अर्का लगा रहता है, क्यों लगा रहता है? कई वेराइटीज़ होती हैं जिनके नाम के आगे पंत लगा रहता है एज प्रीफिक्स के तौर पे पूसा, अर्का, पंत। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जब भी आप अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। प्लॉइडी लेवल क्या होता है? शुगर केन की जो वेराइटीज़ होती है उनमें नाम के आगे CO क्यों आता है? कुंटल और टन में क्या डिफरेंस होता है? बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? एक सोमेटिक सेल का मतलब क्या है? सोमेटिक सेल का क्या मतलब होता है? गैमीट्स और जो बॉडी या ऑर्गेनिज्म की सोमेटिक सेल है उन दोनों में क्या अंतर होता है? प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब है? साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है? साइटोसोल क्या होता है? जर्म सेल क्या होते हैं? जीनोम का क्या मतलब है? जर्म प्लाज्म क्या होता है? ये सारी चीज़ें बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के तहत आती हैं। ये अगर पता नहीं है तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में बहुत दिक्कत आने वाली है फिर आपको। उसके लिए ज़रूरी है पहले इन चीज़ों को क्लियर किया जाए। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं सीड रेट क्या होता है। तो सीड रेट का मतलब होता है कि एक यूनिट एरिया में पर यूनिट एरिया कितनी बीज की रिक्वायरमेंट है कल्टीवेशन के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर का खेत है, उसमें आपको कोई वेजिटेबल लगानी है, तो पर हेक्टेयर कितनी बीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो क्या हो गया? वो सीड रेट हो गया। एक सर्टेन एरिया में कितने बीज की रिक्वायरमेंट है कल्टीवेशन या प्रोडक्शन के लिए, उसको सीड रेट बोलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में जैसे कि 100 सीड्स हैं और सीड का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। तो ऐसे केस में सीड इंडेक्स डिफ़ाइन किया जाता है, जो कि आपका 100 सीड्स का वजन होता है। जैसे कि ब्रिंजल के बीज काफ़ी छोटे हैं, चिली की काफ़ी छोटे हैं, तो उनके 100 सीड्स का सीड इंडेक्स होता है। और जो थोड़े बड़े बीज होते हैं उनका टेस्ट वेट होता है 1000 बीज का वजन। अगर बड़े बीज हैं तो उनका 1000 बीज कंसीडर किए जाते हैं और उस पूरे का जो वेट होता है उसे टेस्ट वेट बोलते हैं। जबकि छोटे बीज अगर हैं, जैसे कि ये बैगन के हैं या मिर्च वगैरह के हैं, टमाटर के हैं, तो इनका क्या होता है? सीड इंडेक्स वो डिफ़ाइन होता है, जो कि 100 सीड्स का वज़न होता है। तो 100 सीड्स का वेट सीड इंडेक्स कहलाता है और 1000 बीज का जो वज़न होता है बड़े सीड्स के केस में, वो टेस्ट वेट होता है। तो सीड रेट हमने बात करी कि एक यूनिट एरिया में कितने बीज की ज़रूरत पड़ेगी हमें अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो सीड रेट हो गया। 100 बीज का जो वज़न होगा वो सीड इंडेक्स है, 1000 बीज का वज़न टेस्ट वेट कहलाता है। अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि कोई भी वैरायटी जो आपकी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से नई दिल्ली में जो है
IARI जो आपका नई दिल्ली में है, वहाँ से कोई भी वैरायटी अगर रिलीज़ होगी तो उस वैरायटी के नाम के आगे आपको प्रीफिक्स के तौर पे पूसा देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। इसके अलावा कोई भी वैरायटी जो आपकी IIHR बेंगलोर से रिलीज़ होगी उसमें नाम के आगे आपको अर्का देखने को मिलेगा प्रीफिक्स के तौर पे। इसके अलावा कोई भी वैरायटी जो कि आपकी पंत यूनिवर्सिटी से रिलीज़ होगी, GB पंत यूनिवर्सिटी से जो रिलीज़ होगी, जो कि आपका ये गुजरात में जो है, तो उस वैरायटी के नाम के आगे प्रीफिक्स के तौर पे पंत लगाया जाएगा। जैसे पंत हरितेमा आपकी क्या हो गई, पुदीने की वैरायटी हो गई, इस तरीके से करके। ऐसे जैसे अर्का रक्षित जो कि टमाटर की वैरायटी है, जहाँ पे अर्का प्रीफिक्स के तौर पे आ जाएगा क्योंकि वैरायटी IIHR से रिलीज़ हुई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है, और ये जो है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, यहाँ से जो भी वैरायटी रिलीज़ होगी उसमें नाम के पहले प्रीफिक्स के तौर पे पंत लगाया जाएगा। फिर अगली चीज़ पे हम आ जाते हैं कि प्लॉइडी लेवल का क्या मतलब होता है। तो प्लॉइडी का मतलब होता है सेट। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये अपने आप में पेयर है। यानी कि अगर हम सेट में पूरा बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या इंडिविजुअली वैसे देखें तो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो पूरे 46 क्रोमोसोम है या पेयर में 23, ये पूरा अपने आप में एक सेट हो गया कि डिप्लॉयड कंडीशन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स है डिप्लॉयड कंडीशन में। तो ये अपने आप में क्या है, प्लॉइडी लेवल है। डिप्लॉयड 2n अपने आप में क्या है, प्लॉइडी लेवल है। डिप्लॉयड में 46 क्रोमोसोम्स। यहीं पे हम हैप्लॉइड में देखें तो n = 23। जनरली जो हैप्लॉइड कंडीशन होती है उसे स्मॉल n से हम दिखा देते हैं। इसी तरीके से ट्रिप्लॉइड का मतलब 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, टेट्राप्लॉइड का मतलब 4 कॉपी होंगी हर एक क्रोमोसोम की, तो टोटल 4 सेट होंगे क्रोमोसोम्स के। इसके अलावा पेंटाप्लॉइड भी होता है, इस हेक्साप्लॉइड भी होता है। जैसे वीट जो होता है वो आपका हेक्साप्लॉइड होता है। आगे बात करें तो कोई भी वैरायटी शुगर केन की जो आपकी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कोयम्बतूर में है वहाँ से रिलीज़ होगी, तो नाम के आगे प्रीफिक्स के तौर पे CO लगाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों कोई वैरायटी के नाम के प्रीफिक्स में पूसा लगा रहता है, अर्का लगा रहता है, पंत लगा रहता है, CO लगा रहता है। प्लॉइडी आपको बता ही दिया कि इसका मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे ह्यूमंस में 2n = 46 क्रोमोसोम्स, तो ये अपने आप में सेट है। हैप्लॉइड की अगर हम बात करें तो 40 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 23 क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड में 23, डिप्लॉइड में हो गया 46। तो ऐसे ही करते करते फिर पॉलीप्लॉइडी कंडीशन भी होती है इसकी। ट्रिप्लॉइड हो गया, टेट्राप्लॉइड हो गया, पेंटाप्लॉइड हो गया, हेक्साप्लॉइड हो गया, और कई सारी फिर इसमें बीमारियां भी होती है। ह्यूमंस में तो कई बीमारियां पड़ी भी हैं, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। उसमें क्या होता है, आपका 44 + XXY वाली कंडीशन आ जाती है कि एक एडिशनल X क्रोमोसोम बढ़ जाता है। वो सब खैर हमारा प्लांट के रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्लांट्स में भी आपको पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है वीट, हेक्साप्लॉइड। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं तो कुंटल और टन में क्या फ़र्क होता है। 1 कुंटल का मतलब होता है 100 किलो, जबकि 1 टन का मतलब होता है 1000 किलो। तो 1 टन में कितने कुंटल हो गए, 10। इसके अलावा आपका बेसिक क्रोमोसोम नंबर का क्या मतलब है, याद रखना। बेसिक क्रोमोसोम नंबर का मतलब हो गया मिनिमम हैप्लॉइड क्रोमोसोम किसी क्रॉप की स्पीसी में कितने हैं। जैसे मान लीजिए मैंगो है, तो मैंगो की मान लीजिए 5 स्पीसी हैं, तो हर स्पीसी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। जैसे कि हैप्लॉइड कंडीशन वेरी कर रही है, लेकिन इनमें से कोई एक वेरिएंट ऐसा होगा जिसमें सबसे कम क्रोमोसोम हैप्लॉइड कंडीशन में देखने को मिलेंगे, तो वही बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है उस पार्टिकुलर स्पीसी का। फिर आगे बात करते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैं जस्ट एज अ ओवरव्यू के तौर पे बता रहा हूँ कि एक जगह मैंने लिख दिए हैं, बेसिक आइडिया आपको एक होना चाहिए। जब हम डिटेल में बात करेंगे अभी, तो एक एक चीज़ पे खूब लंबे डिस्कशंस होंगे और बढ़िया वीडियो इस पे डाले जाएंगे। फिर बात आती है सोमेटिक सेल का क्या मतलब है। तो कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, उसकी बॉडी के जो नॉर्मल डिप्लॉयड सेल्स होते हैं उनको सोमेटिक सेल बोलते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी ही बॉडी में बात कर लें तो गैमीट को छोड़ के हमारी बॉडी का हर एक सेल क्या है, डिप्लॉयड सेल है।
तो नॉर्मल डिप्लॉयड सेल या कोई भी सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का, गैमीट को छोड़ करके, क्योंकि गैमीट क्या होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस से गैमीट बनता है जो कि हैप्लॉयड होता है, और जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ऑलरेडी उसमें भी गैमीट हैप्लॉयड होगा। लेकिन हैप्लॉयड जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स को छोड़ करके बॉडी का कोई सा भी सेल है वो सोमेटिक सेल होते हैं। फिर और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसोल क्या होता है। तो जैसे कि हम साइटोसोल की अगर पहले बात करें, उससे पहले बात कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्म की। मान लीजिए आपके पास में एक प्लांट सेल है कोई सा भी। अब प्लांट सेल में अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाहर में सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल जो होती है ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल। प्लांट जब अपनी इनिशियल स्टेज में था तो जो प्लांट के सेल में सेल वॉल होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, जो कि रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है, एक्सटेंडेबल होती है। सेल अंदर से ग्रो कर रहा होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता है तो ये स्ट्रेच हो सकती है। उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल के पीछे एक नई सेल वॉल एराइज होती है जिसे हम सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं, और वो रिजिड होती है। तो जो सेल वॉल है उसको अगर आप रिमूव कर दो तो बचा आपके पास में साइटोप्लाज्म अलोंग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म में ही आपका न्यूक्लियस भी है। तो साइटोप्लाज्म अलोंग विद न्यूक्लियस सेल वॉल को हटा करके आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म में से अगर आप न्यूक्लियस को भी हटा दो, हमने करा क्या, हमारे पास में सेल था, हमने सेल वॉल को हटा दिया। सेल वॉल को हटाने के बाद में हमारे पास जो कुछ भी बचा वो पूरा प्रोटोप्लाज्म है। फिर प्रोटोप्लाज्म में से हम न्यूक्लियस को हटा देंगे। प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटाने के बाद में जो कुछ बचा हमारे पास में वो है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को हटाने के बाद में प्रोटोप्लाज्म में से अब जो कुछ भी बचा वो साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म में से आप सारी सेल ऑर्गेनेलीज हटा दो, ER, GC, वैक्यूल, लाइसोसोम, सब कुछ हटा दो इस साइटोप्लाज्म में से, तो बचा आपका साइटोसोल। यानी कि सबसे पहले सेल लिया प्लांट का, सेल को आइसोलेट करने के बाद में उसमें से सेल वॉल हटाई, क्या बचा, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म है अब हमारे पास। फिर उसमें से हमने न्यूक्लियस को हटा दिया तो हमारे पास में साइटोप्लाज्म आया। फिर हमने उस साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनेलीज को भी हटा दिया, जितनी भी ER, GC, माइटोकॉन्ड्रिया सब हटा दिया, बचा क्या, साइटोसोल, जो प्योर मैट्रिक्स है केवल और केवल वो बचा, वो साइटोसोल कहलाता है। इसके बाद में आता है कि जर्म सेल क्या होते हैं। तो जिन सेल से आगे चल के गैमीट बनता है उनको जर्म सेल बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने क्लास 12 की बुक में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि जो आपका स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, तो वहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया से। तब वो मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं वो जर्म सेल होते हैं। फिर उनमें जो है पहले साइज़ इंक्रीज़ होता है, फिर मियोसिस 1 होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है जिसमें मियोसिस 1 होती है। खैर वो सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि जिन सेल से आगे चल के आपका गैमीट बनता है उनको हम बोलते हैं जर्म सेल। एग्जाम्पल हो गया आपका मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस। इसके अलावा जीनोम का क्या मतलब होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा DNA एक साथ जीनोम कहलाता है। कंप्लीट सेट ऑफ DNA इन ऑन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम अपनी अगर बात कर लें तो ह्यूमंस में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर लंबा 3.3 मीटर लॉन्ग DNA होता है समथिंग। मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, अब चेक कर लेना, लेकिन लगभग इतना ही होता है। तो ये पूरा का पूरा DNA अपने आप में पूरा जीनोम कहलाता है एक ऑर्गेनिज्म का, यानी कि कंप्लीट DNA जितना भी है उसमें कंप्लीट सेट ऑफ DNA इन एन ऑर्गेनिज्म वो उसका जीनोम होता है। फिर आ जाता है कि जर्म प्लाज्म क्या है। तो जर्म प्लाज्म का मतलब हो गया जेनेटिक मटेरियल एक इंडिविजुअल का जिसको जो या तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सके या फिर सोमेटिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। मतलब जैसे कि या आप मान लीजिए 2 क्रॉप हैं, अब 2 क्रॉप को आप नॉर्मल ब्रीड करवा रहे हो तो उस केस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेक्सुअली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, तो ये तो नॉर्मल केस है। और एक दूसरा केस हो गया कि आपने सेल आइसोलेट किया, सेल वॉल को रिमूव किया प्रोटोप्लाज्म दोनों के लिए, और दोनों को फ्यूज़ करवा के कोई नई वैरायटी बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में वो होता है जर्म प्लाज्म।
यानी कि अल्टीमेटली जेनेटिक मटेरियल ही है जर्मप्लाज्म, और कोई नई चीज़ नहीं है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे अपना जैसे प्लांट ब्रीडिंग वगैरह में। जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसको या तो नॉर्मली सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, नहीं तो हम उसे लैब में उसके सोमेटिक सेल वगैरह को आइसोलेट करके उसमें से प्रोटोप्लाज्म लेकर के फ्यूजन वगैरह करके भी वेराइटीज़ वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो जो हमने जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया वो जर्मप्लाज्म ही है। बाकी इन सब के बारे में डिटेल में अभी लेक्चर वगैरह आएंगे और इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हमने अभी पढ़ा क्या। सबसे पहले हमने सीड रेट देखा था, जिसका मतलब होता है पर यूनिट एरिया कितने बीज की रिक्वायरमेंट है। फिर हमने सीड इंडेक्स देखा जो कि 100 बीज का वजन होता है। फिर हमने टेस्ट वेट देखा जो 1000 बीज का वजन होता है। फिर हमें पता चला कि कोई भी वैरायटी जो कि IARI नई दिल्ली से रिलीज़ होगी उसके नाम के प्रीफिक्स में पूछा होगा, और कोई भी वैरायटी जो IIHR बेंगलोर से रिलीज़ होगी उसके नाम के प्रीफिक्स के तौर पे रखा होगा। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो बेंगलोर में है। इसके अलावा कोई भी वैरायटी जो GB पंत यूनिवर्सिटी से रिलीज़ होगी प्रीफिक्स के तौर पे पंत होगा। कोई भी वैरायटी जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट से रिलीज़ होगी जो कि कोयम्बतूर में है तो नाम के प्रीफिक्स के तौर पे CO होगा। प्लॉइडी का मतलब हो गया सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, इस तरीके से। फिर कुंटल और टन में फ़र्क ये है कि एक कुंटल में होता है 100 किलो और एक टन में होता है 1000 किलो। बेसिक क्रोमोसोम नंबर का मतलब हो गया कि कोई भी क्रॉप की स्पीसी है तो उसमें कम से कम हैप्लॉइड कंडीशन में क्रोमोसोम कितने हो सकते हैं। मान लीजिए मल्टीपल वेराइटीज़ थी उस स्पीसी की, जैसे कि चावल ही है, मान लीजिए चावल की मल्टीपल वेराइटीज़ हैं इसकी, लेकिन एक कोई वेराइटी ऐसी है इसमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड कंडीशन में सबसे कम है, तो वो क्या हो जाएगा, चावल का बेसिक क्रोमोसोम नंबर। इसके अलावा सोमेटिक सेल का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म के जो नॉर्मल सेल होते हैं वो गैमीट को छोड़ के। फिर प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल का मतलब क्या था कि नॉर्मल सेल उसमें से हमने सेल वॉल हटा दी तो प्रोटोप्लाज्म, उसमें से न्यूक्लियस हटा दिया तो साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलिस हटा दी तो साइटोसोल बन गया। फिर जिन सेल से आगे चल के गैमीट बनेगा वो जर्म सेल है, जैसे कि ह्यूमंस के केस में स्पर्मेटोगोनिया। इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट DNA होता है उसे जीनोम बोलते हैं। और जेनेटिक मटेरियल जो नॉर्मल सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सके एक से दूसरी जनरेशन में, या सोमेटिकली हम उसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर के जा सकें, वही हमारा क्या होता है, जर्मप्लाज्म होता है। तो इतना हमने अभी पढ़ा है बेसिक, जिसके बारे में हम और भी आगे बात करेंगे। धन्यवाद।